तो सर थोड़ा समझाइए कि फॉर्च्यूनर की जो कीमतें बढ़ रही है, जो जनता जानना चाहती है, क्या आप क्लियर कर सकते हो? अब यहाँ पर अगर आपके लिए पैसा लेके लोग बैठे हैं और उन्हें इंतजार करना पड़े लंबा, तो आप उन्हें क्या करना चाहेंगे? क्या अभी डिमांड सप्लाई कुछ कर पाए हैं मैनेज आप लोग? आज के टाइम पे सच्चाई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के पार्ट्स हैं, वो ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। तो आजकल टाइम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इतने सारे विकल्प आ गए, कौन सा लें। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होना हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बेटर है। जैसे पंप होते हैं, अभी पेट्रोल पंप जानते हैं, चार्जिंग जानते हैं लोग, सीएनजी पंप पर चले गए, तो ये सब हाइड्रोजन वाला कैसे चलेगा? ये कैसे जगह जब आएगी, सोचिए 5 साल बाद कोई हाइड्रोजन गाड़ी आएगी। 1 किलो में जो मेराई गाड़ी है, जो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, वो तकरीबन 120 किलोमीटर चल सकती है। तो आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक का नहीं, हाइड्रोजन का है। कि कितना रेवोल्यूशनरी होगा कि अगर वेस्ट से हम इथेनॉल या फिर बायोगैस बना सकें, जो हम पहली हाइड्रोजन गाड़ी इंडिया में आप कब देख रहे हैं? ऑलरेडी देख चुके हैं। देख चुके हैं तो वैसे देख रहे हैं, लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं सर, अभी कब तक नहीं, खरीद देखिए, पाएंगे? हमने पहले हाइड्रोजन गाड़ी। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अपनी नई सीरीज पॉडकास्ट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखना, और आज मेरे साथ कोई खास है, आप देख सकते हैं, एक बुलंद चेहरा विक्रम गुलाटीसान, जो कि ईवीपी हैं टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर्स के। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपका वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट में भाग ले पा रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पे, इतनी दूर चल के आए हैं, और हमारे स्टूडियो में, हम ये पॉडकास्ट अपने स्टूडियो में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आज मेरे पास सवालों का पूरा एक गुत्था है जिसे मैं सुलझाने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है सर से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो उसका जवाब दे सके। तो क्या है बदलाव? आप सब जानते हैं बदलाव एक ऐसी चीज है जो हर कोई देख रहा है। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, शहर ऐसे बदल रहे हैं कि 1 साल बाद आप किसी शहर में जाएं तो आपको बहुत कुछ बदला नजर आएगा, और उससे भी ज्यादा तेज बदल रही है ऑटोमोबाइल की दुनिया। अगर आप 15 साल पहले की कोई गाड़ी देखेंगे और उसे कंपेयर करेंगे आज की गाड़ी की इससे, तो आपको समझ में आ जाएगा बदलाव कहां से कहां तक का सफर कर चुका है। और इसी बीच में अब आपको ईंधन के ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, लोग हाइड्रोजन का वेट कर रहे हैं, सीएनजी चल रही है, स्मार्ट हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मतलब आप गिनते चले जाइए। और मुझे लगता है सब अपने रास्ते यहाँ पर तलाश रहे हैं, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। सर आपको ये दुनिया कैसी नजर आ रही है और कैसी होगी? देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि आज तक ज़्यादातर जो एनर्जी सोर्स था ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का, वो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड था। यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस भी जो फॉसिल फ्यूल से आती थी। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया भर में और भारतवर्ष में भी, एक क्लियर डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें मतलब कार्बन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। कार्बन एमिशन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कार्बन एमिशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। भारतवर्ष में 13% जो कार्बन एमिशन है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से होता है। अब आप जानते हैं कि गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री फेस करती है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है सारा, और इन्वायरमेंट पे भी कर ही रहा है। तो जो दुनिया भर में एक देखा जा रहा है मूवमेंट टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल्स, वो भारतवर्ष में भी दिख रहा है। तो आप जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, आज के टाइम पे जो विकल्प हैं वो बहुत सारे हैं, और जो नए विकल्प आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियाँ, मच मोर एफिशिएंट गाड़ियाँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि आपको एक आधी इलेक्ट्रिक का फ़ायदा दे देती है, बिकॉज उसमें एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी है और एक नॉर्मल कन्वेंशनल पेट्रोल पावर ट्रेन भी है। उसके अलावा सीएनजी, ऑल्दो सीएनजी शुरू में फॉसिल फ्यूल से आता था, बट अब ये कंप्रेस बायोगैस से भी आ सकता है। एक ग्रीन विकल्प बनता जा रहा है। एक बहुत बड़ा ग्रीन विकल्प जो टोटली इंडिजिनस है और जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, वो है इथेनॉल। इथेनॉल जैसे कि आप जानते हैं प्लांट के सोर्स से बनता है। शुगर केन से जो शुगर बनती है उस प्रोसेस में उससे बनाया जा सकता है। और जो वेस्ट फूड मटेरियल जैसे ब्रोकन राइस हो गया, आपका मेज़ हो गया, जो एक्स्ट्रा है, उससे भी बन सकता है। आज के टाइम पे भारतवर्ष ने बहुत छोटे पीरियड में E20 का टारगेट अचीव कर लिया है, 5 ईयर्स अहेड ऑफ टाइम।
अब E20 का मतलब क्या हुआ, 20% ऑफ द पेट्रोल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इथेनॉल है। उससे एक बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो एनवायरनमेंट पे है, क्योंकि जो 20% इथेनॉल यूज़ किया जा रहा है पेट्रोल में, उसमें से कार्बन एमिशन ना के बराबर है, बिकॉज वो कार्बन न्यूट्रल है। जो भी कार्बन निकलेगा इथेनॉल को बर्न करने में, वही प्लांट अब्जॉर्ब करता है, उसी प्लांट से आप बाकी इथेनॉल बना रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये इंडिजिनस है, वी आर सेल्फ रिलायंट। और इसमें बहुत बड़ा एक जो हमें फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि इसमें जो हम कंज्यूमर्स, तो पेट्रोल खरीदने में जो हम पैसा लगा रहे थे वो विदेशों में जा रहा था। अब इथेनॉल जो है, चूंकि हमारे किसान जो उगा रहे हैं गन्ना या फिर आपका मेज़ या कॉर्न या राइस, उससे बन रहा है, तो ये पैसा उनको जा रहा है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इन 5-6 सालों में 18 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन को कम किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेविंग हो गई है कंट्री को, जिससे कि हमने जो इंपोर्ट कॉस्ट होता उसको कम कर दिया गया। इसमें से तकरीबन 90,000 करोड़ फार्मर्स को गया है। तो ये एक क्लियर विनर है कंट्री के लिए। और जैसे कि भारत सरकार चाह रही है कि हम एक नई तकनीक लाएं जिसमें एक कंज्यूमर 100% इथेनॉल से भी चला सके या E20 से भी चला सके, जिसे फ्लेक्सी फ्यूल इंजन या फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल कहते हैं। ये विदेशों में जैसे ब्राज़ील वगैरह में है, काफ़ी वहाँ पर प्रचलन है इसका। बल्कि ब्राज़ील में तो 90% जो गाड़ियाँ हैं वो फ्लेक्सी फ्यूल से चलती हैं। ये गाड़ियाँ भी अब इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तैयार कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल यूज़ किया जा सके, जिसका फ़ायदा हमारे फार्मर्स को होगा, जिसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को होगा, जिसका फ़ायदा हमारे इन्वायरमेंट को होगा। तो सर ऐसी पहली गाड़ी कब तक? देखिए, जैसे दिखाया तो था आप लोगों ने, हाँ जी, गडकरी जी ने पूरा जी, फीता उता काटा था। बल्कि हमने जो दिखाया था वो एक स्टेप आगे है। अच्छा। वो कैसे आगे है कि हमने उसमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन लगाया गाड़ी में, इनोवा हाई क्रॉस थी, और उसमें वो हाइब्रिड भी थी। यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, और जो पेट्रोल की पावर ट्रेन है वो हमने उसको फ्लेक्सी फ्यूल इंजन से बना दिया। यानी कि डबल फायदा। एक फायदा तो आपको हो गया कि आप 100% इथेनॉल से चला सकते हैं। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि वो आप इलेक्ट्रिक भी चला सकते हैं। और आपका जानते ही हैं कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो आराम से कुछ 40-50% फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधा ईवी का फायदा। तो एफिशिएंसी प्लस सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डबल फायदा। वो हमने पीछे आपको याद होगा दिखाया था, और माननीय मंत्री जी गडकरी साहब ने उसका अनवेलिंग किया था। वो प्रोटोटाइप था। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ी को, कब तक साकार रूप ले लेगा? देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट हम अग्रसर हैं। अग्रसर हम है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से, और पॉलिसीज़ भी लाएगी ताकि इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए और इसको पॉपुलराइज किया जाए। सर अमित द्विवेदी दुविधा में है। दुविधा में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हम डीजल पेट्रोल बाहर से मंगवाते थे, पैसा देते थे, तो हमारी डिपेंडेंसी वहाँ थी। आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो कुल अपना इथेनॉल वाला आपने समझा दिया है कि वहाँ पर किसानों को ये लाभ हो रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत बोलेंगे, उसको भी एग्री करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक की बात आती है तो इलेक्ट्रिक में अपने पास लिथियम है नहीं, रेयर मेटल, क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल इशू शुरू हो गया है। सर इन सारी प्रॉब्लम को मतलब क्या आपको लगता है कि किसी दिन ऐसा होगा जब अपने पास सब कुछ होगा, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे? देखिए, आपने एक बहुत ही सही क्वेश्चन उठाया है। आज के टाइम पे सच्चाई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के पार्ट्स हैं, वो ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। बट इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने शुरू से पहचाना था, और इसी चलते गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, पॉलिसी लाए हैं, जिससे वो प्रोत्साहित कर रहे हैं इंडस्ट्री को, ताकि मेक इन इंडिया किया जा सके। इसमें अब कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ हो चुका है, कुछ होना बाकी है। अब क्या हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल PLI आया, सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया, उसमें कई लोगों ने अप्लाई किया है, कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मोटर्स के लिए भी आया, जैसे हमारी एक ग्रुप कंपनी है टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स। हम लोग जो E-ड्राइव है, जो एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का हार्ट होता है जिसमें जनरेटर, मोटर और ट्रांसमिशन होता है, वो पहली बार एशिया में, जापान के बाहर, इंडिया में बना रहे हैं।
वो PLI से क्वालिफाइड है, हमें भारत सरकार से उसे प्रोत्साहन मिला है, उसको हमने 60% के आसपास लोकलाइज कर लिया है, बट बाकी 40 बाकी है। उस बाकी 40 में ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने बोला रेयर अर्थ मेटल के मैग्नेट्स हो गए, ई स्टील हो गया, इवन जो खास किस्म का कॉपर होता है वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। वैसे ही सेल्स में या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपाउंड्स हैं, लिथियम प्रोसेस होके जो कंपाउंड्स बनता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बनता है या फिर इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, सेपरेटर्स बनते हैं, ये अभी भी खासकर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है चाइना पे। अब इसमें हमें काफ़ी काम करना होगा। जो आज के टाइम पे हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल के मैग्नेट्स का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमको लोकलाइज करना पड़ेगा। ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहेगा, क्योंकि इसमें नॉट ओनली दी पार्ट्स टेक्नोलॉजी बट रॉ मटेरियल एक खासकर इशू रहने वाला है। तो इसमें आई थिंक एक काम और हमको एज ए कंट्री करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर हम नए किस्म की टेक्नोलॉजी, नए किस्म के रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर पाएँ जिसमें डिपेंडेंसी कम हो। बट आई थिंक एक खास दूसरा मैसेज आता है, जिस साइज़ की हमारी इकॉनमी है, जो डाइवर्सिटी है मार्केट में, जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स, हमको विकल्प जो क्लीन टेक्नोलॉजी का है, सब विकल्पों को हमें अपनाना पड़ेगा। तो आजकल टाइम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इतने सारे विकल्प आ गए, कौन सा लें। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होना हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बेटर है, ताकि हमें रिस्क भी ना रहे अगर कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन होती है तो। सर, अगर इन बातों को मैं सही से समझ पा रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखता है कि ऑल इलेक्ट्रिक का सपना काफ़ी दूर दिख रहा है मुझे, मतलब धुंधला-धुंधला नज़र आ रहा है। मैं अपनी इस उम्र में देख पाऊँगा या नहीं, ये भी नहीं मुझे पूरा कि ऑल इलेक्ट्रिक हो जाए। यहाँ पर मुझे सब कुछ आता दिख रहा है, होता दिख रहा है, डीज़ल भी रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन पर आपसे सवाल करना है, कब तक आ जाएगा, आप कब तक मानकर चल रहे हो? और किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, टोयोटा जैसे एक कंपनी, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। बल्कि हमारी जब इलेक्ट्रिफिकेशन में जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी से ही हुई थी। चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस जो हैं उसको ओवरकम भी किया जा रहा है। कुछ कुछ वहाँ बाकी रह रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, प्राइस अभी भी एक चैलेंज है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही है, और ये एक अच्छा विकल्प है। पर एक चीज़ हम जो देखते हैं कि डिफरेंट जो कंज्यूमर होता है, डिफरेंट जो यूज़र होता है, उसके जो खास नीड्स हैं, उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत बहुत भिन्न भिन्न होती हैं। आप हो सकता है आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो और आपको बहुत बहुत दूर डिस्टेंस पे जाना हो, तो हो सकता है कि आपके लिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर विकल्प हो। मैं हो सकता है कि मुझे आसपास जाना है, 10-15 किलोमीटर पूरा करना है, दिन में इतना ही मेरी लागत है गाड़ी की चलाने की, और मेरे को अकेला जाना है, छोटी गाड़ी चाहिए, जो भीड़ भाड़ का एरिया है, तो हो सकता है उसके लिए छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़िया है। तो एक तो ये मेरा मानना है कि आगे जाके टेक्नोलॉजी ही नहीं बट कंज्यूमर भी डिसाइड करेंगे, और कंज्यूमर की नीड जो बहुत डिफरेंट हैं, उसके कारण बहुत सारे विकल्प चाहिए होंगे। दूसरी कारण क्या है कि जो नो टू कंट्रीज, कोई भी दो देश एक समान नहीं है। अगर आप देख लीजिए कि एनर्जी के कहाँ से आ रहा है, उसमें कोई समानता नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी रिन्यूएबल सोलर का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, बट आज के टाइम पे हम फिर भी 70% कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आ रहा है, उसमें भी चैलेंजेस रहेंगे, ट्रांसमिशन बहुत डिस्ट्रीब्यूशन सारे पे। तो खराब भी हो गए हैं, वो एक पार्ट ऑफ द क्योंकि गेम सर है। उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, चीज़ें आ जाती है, लोग लगा देते हैं, गाड़ी लेके जाओ, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर चार्जिंग होती है वहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिसकी गाड़ी चार्ज हो गई वो हटाने को तैयार नहीं, क्योंकि 20 रुपये बचाना है पार्किंग का। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस में देखा, मुझे लगता है अवेयरनेस पे और तगड़ा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी अवेयरनेस लानी होगी। और जैसे कि आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत सारे भिन्न भिन्न किस्म के चैलेंजेस हैं। उसके चलते जो इंडिया में जो अपना स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्ट्रेंथ हमारा इथेनॉल है, क्योंकि हमारे पास इतना सरप्लस शुगर केन है, इतना सरप्लस फूड ग्रेन है, ख़राब होता है, वेस्ट जाता है। कुछ साल पहले तक
सरकार को प्रॉब्लम होती थी कि गन्ना किसानों को पैसा पूरी तरह से टाइम पे कैसे दिया जाए। शुगर के प्राइसेस लिमिटेड हैं, शुगर ज़्यादा बन गई है, मार्केट में नहीं आ रहा है तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम थी कि भाई जो इतना सरप्लस हमने फूड ग्रेन ले लिया है, जो हमें लेना पड़ेगा एमएसपी पे, वो हमारे गोदामों में वेस्ट जा रहा है। अब वो सीधा एक इकोनॉमिक चीज़ बेनिफिट की तरफ बढ़ सकता है इथेनॉल का। मेरे ख्याल से हम ब्लेस्ड हैं, तो एक ये विकल्प इंडिया को बहुत अच्छा सूट करता है। दूसरा विकल्प हाइड्रोजन है, जैसे आपने कहा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी सोलर वगैरह की बन रही है, सोलर का एक प्रॉब्लम ये है कि दिन में मैक्सिमम आपकी सोलर बनती है, बट जब आपको कंजम्पशन देखें वो इवनिंग्स में ज़्यादा होता है, उस टाइम पे सोलर नहीं होती है। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्शन है, जो डिमांड है वो मैच नहीं करती है। उस केस में हाइड्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीडियम बन सकता है, बना है, और भारत सरकार इसको पहचान रही है। क्योंकि जिस टाइम पे सरप्लस सोलर वगैरह और विंड एनर्जी हो, उसको आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन जो है एक एनर्जी स्टोरेज है, और उस हाइड्रोजन को जब आपको चाहिए उसको वापस आप एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में बना सकते हैं। तो ये सूत्र भी आगे जाके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप और करेगी, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ला रही हैं। भारत सरकार ने अपना मिशन चलाया है जो तकरीबन 20,000 करोड़ का है। हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन में आगे जाके 5 से 7 साल के बीच में ये एक बहुत अच्छा विकल्प बनने जा रहा है। सर हाइड्रोजन थोड़ा समझाइए कि किस तरीके का होगा। जैसे पंप होते हैं, अभी पेट्रोल पंप जानते हैं, चार्जिंग जानते हैं लोग, सीएनजी पंप पर चले गए, तो ये सब हाइड्रोजन वाला कैसे चलेगा? ये कैसे जगह जब आएगी, सोचिए 5 साल बाद कोई हाइड्रोजन गाड़ी आएगी, तो उसमें क्या किया जाएगा? थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए हमारी जनता को। देखिए, पहले तो आपको बताता हूँ हाइड्रोजन की खूबी। पूरे यूनिवर्स में, हमारा सोलर सिस्टम नहीं, प्लैनेट नहीं, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा जानकारी, जो सूरज है, जो सन है, उसमें जो एनर्जी बन रही है किससे बन रही है? हाइड्रोजन से। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, सूरज में हाइड्रोजन को कंप्रेस करके वो फ्यूज़ होके हीलियम बन रहा है और वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। हमारे पास भी भारत, मतलब आप देखें प्लैनेट में हाइड्रोजन बहुत अबंडेंट है। कुछ फ्री फॉर्म में बहुत कम है, बट अगर आप देखें पानी में H2O हाइड्रोजन होता है। अगर आप देखें फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल या डीजल, उसमें भी हाइड्रोजन है। अगर आप देखें इथेनॉल, उसमें भी हाइड्रोजन है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कोई नई चीज़ है। रिफाइनिंग जो प्रोसेस है, जो फॉसिल फ्यूल को कन्वर्ट करके डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल में बनाता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेके करंट पास करें पानी में, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O, वो ब्रेकअप हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोलिसिस से भी हाइड्रोजन बन सकता है। क्योंकि बिजली लग रही है एज एनर्जी, ये बिजली हो सकती है क्लीन हो, सोलर हो। अगर सोलर या क्लीन बिजली है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर फॉसिल फ्यूल बेस्ड है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले जानना जरूरी है कि abundantly available, there is already large amounts of hydrogen that is being produced today in some processes like refining। और दूसरा, जब हम सोलर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी सोलर इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप जानिए, हाइड्रोजन एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है और बहुत लाइट होता है। तो उसकी क्या करना पड़ता है, जब आप हाइड्रोजन बनाएंगे उसको स्टोर करेंगे। अब गैस होती है, तो अगर आपको बहुत सारा चाहिए तो आप उसको कंप्रेस करेंगे। तो स्टोरेज एंड उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है एक अलग से चैलेंज है। तो अब जैसे गाड़ियों में, अब जैसे मिराई का मैं एग्जांपल दूं, मिराई में जो हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं वो एक हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। इतना कंप्रेस्ड होता है कि उसमें जो प्रेशर है वो आप समझ लीजिए 700 बार, यानी कि आपको कैसे बताऊं, हाँ, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्रेस्ड टू बिकम अ लिक्विड। ओके। और ये जो
स्टोरेज में यूज़ होता है, हाई प्रेशर में उसको फिर भरा जाता है। अब 1 किलो छोटे से सिलेंडर में जैसे मिराई का जो है 5.2 किलो हाइड्रोजन आता है। ये हाईली कंप्रेस फॉर्म में होता है। 1 किलो में जो मिराई गाड़ी है, जो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, वो तकरीबन 120 किलोमीटर चल सकती है। तो अगर आपके पास 5.2 किलोग्राम है तो समझ लीजिए 600 साढ़े 600 किलोमीटर आराम से चल सकती है, ज़्यादा भी चल सकती है। और उसमें हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है वो आपका फ्यूल सेल स्टैक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरह की तकनीक होती है कि वो हाइड्रोजन को लेके ऑक्सीजन के साथ मिलाती है, जिससे एक तरफ तो वाटर बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी लेके वो गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही चलाती है। तो एक किस्म से आप समझिए कि हाइड्रोजन जो मैं बता रहा हूँ फ्यूल सेल कार, वो एक किस्म से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है जिसमें पेट्रोल इंजन को निकाल दिया गया, उसकी जगह पे फ्यूल सेल स्टैक और हाइड्रोजन सिलेंडर लगा दिए गए। पेट्रोल जो जल रहा था जिससे एनर्जी बन रही थी, उसकी जगह पे अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला के जो हवा से आ रही है, आप एनर्जी बना रहे हैं। कुछ एनर्जी आप गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़्यादा एनर्जी है तो आप बैटरी में स्टोर कर रहे हैं। तो जब एनर्जी गाड़ी को ज़्यादा चाहिए, जितनी बन रही है, तो बैटरी भी साथ में काम करती है। सेम टेक्निक जो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में है। तो अब इसमें चैलेंज ये है कि जो जनरेशन है, स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। बट इसमें भी बहुत यूनिक चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि सोलर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहीं पर भी हो, आपको हाइड्रोजन बनाना है, आप कहीं पर भी बनाएं, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आपको कोई ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं देने की ज़रूरत। एक तो वो, दूसरा कई लोग अब काम कर रहे हैं डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन इथेनॉल से भी जनरेट कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन गाड़ी में डिफरेंट टेक्निक में ऑन द वे जाके भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी है जो मैंने बताया, वो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है। लोग उसमें भी काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को सीधा लिया, इंजन को मॉडिफाई किया, सीएनजी, ऐसे सीएनजी भी तो गैस है, उसको भी तो जला रहे हैं। आप इंजन को मॉडिफाई करके सीधा जो गैसोलीन इंजन होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसको मॉडिफाई करके कैसे इंजन बना ले जिसमें सीधा हाइड्रोजन को जलाया जा सके, और तो उसको हाइड्रोजन आइस टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी काम चल रहा है। तो आपको याद होगा कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिए थे कि सीएनजी के साथ में हाइड्रोजन को मिलाया जाए। वो भी काम हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है, जहाँ पर सीएनजी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके उसको साथ में मिक्स किया गया। हाइड्रोजन 30%, सीएनजी 70%, उसको भी यूज़ किया गया। इट इज़ मच क्लीनर, इट इज़ मच मोर बेटर। तो कई तरीके हैं जिससे हाइड्रोजन आगे यूज़ किया जाएगी, जनरेट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी भिन्न भिन्न तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक का नहीं, हाइड्रोजन का है। मैं कहूँगा सब चीज़ों का है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो सीबीजी हो, चाहे वो हाइब्रिड हो। ओके, सबका है, सबका सबके खेलने के लिए मैदान है यहाँ पर। आप ये देखिए ना, लास्ट ईयर भारत में, मैं सिर्फ गाड़ियों की बात करूंगा, 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख गाड़ियां बिकी। उसमें से 2.5% इलेक्ट्रिक थी, तकरीबन 2.4 या 2.5% आपकी हाइब्रिड थी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। 95% पेट्रोल और डीजल या सीएनजी उसमें थी। तो ये 95% आप देखिए कितना बड़ा नंबर है। सर, इन सबके बीच में सीएनजी की किस्मत खराब तो नहीं हो जाएगी, वो भी चलती रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से सीएनजी का इनफैक्ट ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी तो दिख रहा है सर। बट आने वाले टाइम में क्या आपको, क्योंकि जो लंबी लाइनें देखता हूँ, मुझे लगता है कि लोग जब उनको देखता हूँ, अगर वो समय बचा ले तो कहीं से पैसा कमा सकते हैं। समय पैसे के जैसा होता है। लंबी लाइनें जो सीएनजी पंप की जो दिखती हैं, वो मुझे डराती हैं कि मतलब क्या ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या उतना पैसा बचा रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस आप देखिए पेट्रोल और सीएनजी के, तो इसमें एक सीएनजी का तो सवाल बनता है। सर, सीएनजी को क्लियर करिए थोड़ा। देखिए, सीएनजी भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो पहले था जो अब है, काफ़ी बढ़ गया है।
सीएनजी अगर आप देखें जो इसका जो गैस की जो रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो हम इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा काफ़ी इंडिया में गैस ऑलरेडी अवेलेबल भी है। दूसरा जो नेटवर्क है गैस का, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, एक पॉसिबिलिटी है कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगा। प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया इथेनॉल, शुगर केन, फूड, इथेनॉल को वेस्ट से भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से सीबीजी को, कंप्रेस्ड बायोगैस को भी वेस्ट से बनाया जा सकता है। अब जैसे पराली है जो हर साल जलती है, और जिसके दिक्कत चलते देती है। बहुत दिक्कत देती है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट के आईओसीएल के थ्रू 3 प्लांट लगाए हैं, एक पानीपत में है, जो पराली को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है, उसको सीबीजी में भी कन्वर्ट कर सकती है। और ये आप समझिए कि कितना रेवोल्यूशनरी होगा कि अगर वेस्ट से हम इथेनॉल या फिर बायोगैस बना सकें, जो हम यूज़ कर सकें सीएनजी के माध्यम से या फिर फ्यूल मिक्सिंग, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट करने में। तो कितना रेवोल्यूशनरी होना जा रहा है। और ये चीज़ जैसे कि काफ़ी रिसर्च चल रही है बायोटेक में, काफ़ी ऐसे माध्यम निकल सकते हैं जिसमें हम बहुत सारे बायो वेस्ट जो रहता है, उस बायो वेस्ट से भी हम इथेनॉल ही नहीं बल्कि बायोगैस भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गोइंग अहेड ये सारे स्रोत रहेंगे, क्योंकि आगे, आज लास्ट ईयर 4.2 मिलियन था, 2030 तक 6 मिलियन गाड़ी बिकेंगी। तो इतनी जो नंबर है बढ़ रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर एक कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है। हर ज्योग्राफी का रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। दिल्ली इज़ नॉट इक्वल टू यूपी, इज़ नॉट इक्वल टू बिहार, इज़ नॉट इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट। हर में अपना अपना यूनिक स्ट्रेंथ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक का फ़ायदा भी है, चैलेंज भी है। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। अगर एक एरिया जैसे वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर इतना गन्ना होता है, यहाँ पर आप 20% से ज़्यादा, आप 100% इथेनॉल बना के बेच सकते हैं। और यहाँ के जो लोग आसपास रहने वाले हैं वो 100% इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। गाड़ियाँ चला सकते हैं उससे। बिल्कुल। तो कई एरिया हैं जहाँ पर गन्ना नहीं है, फूड ग्रेन नहीं है, वहाँ पर इथेनॉल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ पर हो सकता है कि बहुत अच्छा सूरज का एनर्जी हो और वहाँ पर पानी भी काफ़ी हो, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, सोलर के यूज़ करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर हाइड्रोजन की तरह करें। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस में डिफरेंट डिफरेंट क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ आने वाला है। तो बेसिकली हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन पीछे से सवाल जो मैंने दागा था हाइड्रोजन वाला, मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था सर। पहली हाइड्रोजन गाड़ी इंडिया में आप कब देख रहे हैं? ऑलरेडी देख चुके हैं। देख चुके हैं तो वैसे देख रहे हैं, लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे हैं सर, अभी कब तक नहीं खरीद देखिए, पाएंगे? हमने पहले हाइड्रोजन गाड़ी कुछ 5 साल पहले लाए थे हाँ इंडिया ठीक में, है। और उसका हब पायलट चल रहा है। और गाड़ी आने में कभी भी आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही आएगा। सिर्फ इंफ्रा का वेट है? देखिए, गाड़ी दुनिया में 2014 से अवेलेबल है, दुनिया भर में बिक भी रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस की एक बात है, दूसरा इसमें भी काफ़ी काम चल रहा है। और आगे जाके कई किस्म की तकनीकें आएंगी। फ्यूल सेल तो जैसे मैं बताया एक है, दूसरे तकनीकें भी हैं जो आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हाइड्रोजन स्पेस में हाइड्रोजन जनरेशन और इसका डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही आएगा तो लाजमी है कि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सर अब आते हैं टोयोटा पे, क्योंकि टोयोटा पर लोगों को इतना भरोसा है ना। सवाल एक तो टोयोटा सोचते ही फॉर्च्यूनर दिमाग में आता है, फॉर्च्यूनर से जुड़ा एक सवाल दिमाग में आता है, लगता है कि ज़रूर पूछना चाहिए। लोगों को लगता है कि जब से कुछ गाड़ियाँ एंडेवर जैसी गाड़ियाँ चली गई यहाँ से, तो टोयोटा पूरा फ़ायदा उठा रहा है सर। क्या सच्चाई है? बोले कीमत खूब बढ़ा दे रहे हैं फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर में जो चाहिए लोगों को आ नहीं रहा है। पैनोरामिक सनरूफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आपने एक नियो करके एक टेक्नोलॉजी उसमें लॉन्च कर दी है। तो सर थोड़ा समझाइए कि फॉर्च्यूनर की जो कीमतें बढ़ रही है, जो जनता जानना चाहती है, क्या आप क्लियर कर सकते हो? नहीं, ऐसा है कि हमारी हम हमेशा हम कंटिन्यूड एफर्ट रहा है हमारा कि हम एक बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन कंज्यूमर को दें।
उसमें क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी अनमैच्ड हो। आज के टाइम पे अगर आप एक टोयोटा लेते हैं, अगर आप बेचने जाते हैं, आपको मालूम है कि बेस्ट जो आपको प्राइस मिलती है रीसेल की, वो रीसेल टोयोटा वैल्यू। गाड़ी में मिलती है। अगर आप जानते हैं कि आपने एक टोयोटा गाड़ी ली और उसको चलाई, चाहे 3 लाख किलोमीटर हो गया, 4 लाख किलोमीटर होता है, वो कभी रुकती नहीं है, चलती जाती है, मतलब प्रोवाइडेड 10 लाख पर आपने अभी देख रखा है सर। वही। तो मेंटेनेंस तो अगर वही वही बात है ना कि अगर आप एक हाई क्वालिटी, वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन चाहते हैं, तो अपफ्रंट कॉस्ट का जो चीज़ है वो एक एलिमेंट है। आपको पूरा देखना होगा। आपको देखना होगा कि ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा पे कर रहा हूँ। आपको देखना होगा कि मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी कम आ रही है। आपको देखना होगा कि मेरा ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा। आपको देखना होगा कितना आप चला सकते हैं। आपको देखना होगा चलाने के बाद जब मैं बेच रहा हूँ उसकी कितनी वैल्यू आ रही है, जिसको एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन है जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो हाई राइडर हो, चाहे वो हाई क्रॉस हो, चाहे वो इनोवा हो। इसीलिए लोग इतना इसको प्यार दे रहे हैं। तो इस कीमत को आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी फैक्टर्स रहते हैं, जो इनपुट कॉस्ट हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन भी है। हमारा कोशिश पूरा रहता है कि हम मिनिमम से मिनिमम पास ऑन करें। बट जैसे आप देखें, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का एक इफेक्ट रहता है प्राइस पे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है, आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखें, पीस ऑफ माइंड देखें, क्वालिटी देखें, ड्यूरेबिलिटी देखें, रिलायबिलिटी देखें। अगर वो सब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन है। अपफ्रंट कॉस्ट एक छोटा सा एक फैक्टर है जो इस सब इक्वेशन में। तो भैया जो आपको मिल रहा है, जनता को बोलता हूँ मैं सर कि जो आपको मिल रहा है टोयोटा फॉर्च्यूनर में, भाई साहब उस कीमत पे पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। सर का कहना है आपको सही कीमत मिल रही है गाड़ी। लेकिन सर नई फॉर्च्यूनर का लोग इंतजार कर रहे हैं। उनको फॉर्च्यूनर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे को सनरूफ चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, किसी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए। तो वो इंतज़ार, मतलब मुझे पता है टोयोटा जवाब नहीं देता, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं सर कि जैसे कि आपने ये पॉइंट रेज किया, आपको मालूम है अभी हमने नियो ड्राइव एक वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है। काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें काफ़ी नई फीचर्स हैं। जैसे कि उसमें 48 वोल्ट नियो ड्राइव फीचर है जो कि एक आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट देता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मच क्वाइटर इंजन हो गया है इसके होने से। एक बहुत ही स्मार्ट आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर है। अपने आप गाड़ी अगर रुकी हुई है तो इंजन बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, आपको उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर है। इसमें हमने 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक कैमरा भी दिया है अब, जो पहले नहीं था। एक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी दिया है। यही सब चीज़ें हम कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको इंट्रोड्यूस करते रहें। अभी हमने नियो में किया है, एंड वी आर always listening to the consumers what they want, and we are always working towards trying to provide that. अच्छा सर, एक सवाल और बनता है, सर्विस क्योंकि एक ज़माना था जब आप लिमिटेड गाड़ियाँ बेचते थे। अब क्या है सर, गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो खूब सारी बिक रही हैं। आप लोगों के पास ठीक ठाक गाड़ियाँ हैं, रेंज मतलब एक शुरू हो जाती है, 10 लाख के नीचे भी गाड़ी मिल जाती है, वहाँ से लेके और सर ऊपर मतलब 1 करोड़ के ऊपर भी गाड़ी मिलती है, ये भी मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर सर सर्विस को कैसे पुख्ता बनाए रखेंगे कि जो सर्विस लोगों को मिल रही थी पहले वही मिलती रहे? इसमें बहुत काम किया गया है। एक तो हमारा सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़ गया है। हमारा जो टच पॉइंट है वो 1000+ है। दूसरा, हमारा हमेशा एम्फेसिस रहा है कि हम पूरा जो अपना एफर्ट देते हैं, नॉट ओनली इन इंश्योरिंग quality manufacturing by skilled people, but also quality servicing by skilled technicians. उसके चलते हमने इंडिया में हर स्टेट में एक टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर हम हेल्प करते हैं डीलर पार्टनर के साथ, लोकल आईटीआई या पॉलीटेक्निक के साथ पार्टनर करके रेगुलर ऐसे बच्चे निकालें जो टेक्निकली बहुत ही साउंड हो। और ये जरूरी नहीं कि वो टोयोटा के साथ ही हैं, बट वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा जो हमारा सर्विस नेटवर्क है, उसमें हमारा कंटिन्यूस एफर्ट रहता है कि हम उनको कंटिन्यूसली ट्रेन करें, अपडेट करें, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करें, और अपनी सारी जो तकनीक है वो उनसे शेयर करें, उनको अपग्रेड करें।
तो उसके तहत सर्विस इज़ वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड हमारा एफर्ट रहा है कि हमारे कंज्यूमर को एट द क्लोजेस्ट पॉसिबल लोकेशन एक सर्विस ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहे। और आप देखेंगे कि सर्विस इज़ आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और दैट इज़ वन रीज़न ऑल्सो वाई लॉट ऑफ पीपल प्रेफर अ टोयोटा। अच्छा, बहुत सारी कंपनियों को एक मैं यहाँ पर राय देना चाहूँगा कि जिस तरीके से टोयोटा अपने सर्विस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करती है और समय-समय पर लोगों को, टेक्नीशियन को अपग्रेड करती रहती है, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में, जिन्हें देसी कंपनी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ियाँ तो लॉन्च करते हैं, अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन आज तक उनके सर्विस पर, जिसे अपग्रेड कहा जाता है, उसके नाम पर चीज़ें नहीं पहुँची है। तो मुझे लगता है टोयोटा से लोगों को सीखना चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनको भी ये सेंटेंस जो है कोट करना चाहिए, जो आपने बताया है। अच्छा लगा सर, आप थैंक ऐसे यू। ही काम करते रहिए। सर, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि लोग, जनता जानना चाहती है कि उसे ऐसे ऐसे दौर से गुजर रही है जनता, उसे क्या खरीदना चाहिए? तो आप उसे कैसे सजेशन देंगे कि कैसे वो अपनी गाड़ी का चुनाव करे? इलेक्ट्रिक पर जाए, सीएनजी खरीदे, पेट्रोल खरीदे, डीज़ल खरीदे या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाए? आप थोड़ा-सा, मैं चाहता हूँ कि आप सर एक्सपर्ट हैं, आप इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब आप। देखिए, सबसे पहले मैं इसका जवाब नॉट एज अ टोयोटा पर्सन बट एज अ कंज्यूमर देना चाहूँगा। सबसे पहले आप जानिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, मोबिलिटी नीड। कितना आप गाड़ी चलाते हैं, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, कौन चलाएगा उसको, कितना चलाएगा उसको, पहले तो वो देखिए। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट गाड़ी की बहुत अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आपका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा वक्त लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है, तो वो गाड़ी हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स विद मैनी पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस भी एक ऑप्शन है। हो सकता है कि नहीं, आपकी गाड़ी जो है वो आ, उसके प्राथमिक जो यूज़ होगा वो गोइंग टू ऑफिस, कमिंग बैक या इन एंड अराउंड एंड नॉट रियली टेकिंग आउट टू फार। तो पहले तो आप अपना नीड्स असेस कीजिए। दूसरा अपना देखिए कि व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक, व्हाट इज़, बिकॉज हर एक आदमी की जो प्रेफरेंस है वो अलग होती है। इसमें बॉडी शेप की बात आ जाती है। कई लोग हैचबैक प्रेफर करते हैं, कई लोग सेडान, कई लोग एसयूवी। तो आपको क्या लगता है? तीसरा आपका कंफर्ट लेवल। तो दीज आर बेसिक थिंग्स विच आर वेरी पर्सनल एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक मेरा अब यूनिवर्सल राय रहेगी, सेफ्टी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो लुक एट द फैक्ट कि जो आप ऑप्शन दे रहे हैं वो सेफ गाड़ी है। दूसरा, ट्राई टू गो फॉर अ व्हीकल विच इज़ ऑल्सो ग्रीन। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन का मतलब एक एनी वन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन पेट्रोल डीजल गाड़ियों में अगर आप देखें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो वो गाड़ी आप कह सकते हैं एक दूसरी गाड़ी जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी कम है उसके कंपैरेटिवली ग्रीन है। तीसरा ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो फीचर्स पे बात आती है। बहुत सारे लोग फीचर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगेन सब्जेक्टिव इशू है। किसी को मतलब कि एब्सोल्युटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाइंग डिसीजन हो सकता है, बट आप देखिए आपके लिए क्या वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाइंग डिसीजन यहाँ पे है। पैसा बचा सकते हैं लोग सर। मैं वही हिंट कर रहा हूँ कि आप देखिए कि क्या आपको एक्चुअली यूटिलिटी होने वाली है। बट ये सब्जेक्टिव है। हाँ। हो सकता है कि मेरे को यूटिलिटी नहीं भी होनी है तो मुझे चाहिए, तो उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। बट अगर आप एक वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या आप यूज़ करेंगे, नहीं क्या करेंगे? यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। एक आई कैन हैव 1 मिलियन कलर स्कीम, बट 1 मिलियन कलर स्कीम को देखने के लिए हाँ। मुझे परहैप्स 1 मिलियन आवर्स तो चाहिए होंगे। एग्ज़ैक्टली। 1 मिलियन आवर्स तो मुझे शायद पूरी ज़िंदगी में ना मिले। सर, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है, कुछ फीचर्स जैसे एम्बिएंट लाइटिंग। मुझे आपके सब्जेक्टिव है। हाँ, सब्जेक्टिव है, मतलब उसका मुझे कोई यूँ समझ में नहीं आता, बट दी जाती है गाड़ियों में। सर, आपके लिए एक बढ़िया सवाल निकाल के लाया हूँ। सवाल ये है कि टोयोटा से लोग मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली अवेलेबल, मतलब जिसे हम चाहें मिल जाए। अब यहाँ पर अगर आपके लिए पैसा लेके लोग बैठे हैं और उन्हें इंतज़ार करना पड़े लंबा, तो आप उन्हें क्या करना चाहेंगे? क्या अभी डिमांड सप्लाई कुछ कर पाए हैं मैनेज आप लोग? पहले तो जो भी वेटिंग रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमने पूरी कोशिश हमारी शुरू से रही है कि जो प्यार हमें मिल रहा है हमारे कस्टमर से, जो अच्छी डिमांड आ रही है, वो हमें लोगों को वेट कराने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
उसके लिए बहुत सारा कार्य किया जा चुका है। जैसे हमारी जो प्लांट है उसमें हमने 3rd शिफ्ट चालू की थी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी किया, बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया, बहुत सारे लोगों को लाए, सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव किया। उसके अलावा ये देखा कि हमारा चैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाए ताकि वेटिंग पीरियड जितना हो सके घटे। अब हम एक 3rd प्लांट भी ला रहे हैं जो अगले साल चालू हो जाएगी। 1 लाख व्हीकल की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। अभी हमारी कैपेसिटी कोई 3.5 लाख है, फिर 4.5 लाख हो जाएगी। तो उससे जो थोड़ी बहुत इशू है वेटिंग की, क्लियर हो जाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस है कि क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डीलरशिप पे जाना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं वहाँ पर लोग, तो इसीलिए टोयोटा के लिए सवाल ज़रूरी था। तो ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे जो बहुत एक्साइटेड रहते हैं भैया पैसा ज़्यादा खर्च कर देंगे? ना ना, हम लोग ये नहीं इंकरेज करते हैं, बल्कि दिस इज समथिंग दैट वी एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस इसमें कि कोई प्रीमियम का कुछ नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो इट रन्स बाय प्रायोरिटी। अगर कहीं पर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है तो आप संपर्क करें, वॉइस ऑफ कस्टमर हमारा है, वहाँ बता सकते हैं। हम उसको सुनवाई होती है सर? बिल्कुल होती है। अच्छा। बिकॉज देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि हमारा फोकस रहता है क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सर्विस, और उसके अलावा हमारा पूरी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर की अगर कोई भी परेशानी है उसको सुना जाए। हमारी एक बहुत बड़ा सेटअप है, टीम है जो इसको एड्रेस करने का पूरा अपना मेहनत कर रही है, और वी डू लुक एट दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। सर एक बहुत प्यारा सवाल आया सर, स्क्रैप पॉलिसी जी, इम्प्लीमेंट हुई है? कुछ आपने न्यूज़ देखी होगी पिछले मतलब 2-4-10 दिन पहले कि इसका लोगों ने मिसयूज़ भी किया है। 15 साल में टोयोटा की गाड़ी तो ख़राब नहीं होती है, आपको पता है, इंजन अच्छी कंडीशन में होता है सर। तो कैसे जनता जिनकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है फिर भी सर उसकी गाड़ी तो अच्छे कंडीशन में, उनको वैल्यू कैसे मिल सकता है? वो थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर एक गाड़ी का एक लाइफ होता है, और एक तो वो एंगल है, दूसरा एंगल कि जो लाइफ से पहले भी अगर आप गाड़ी को मेंटेन ना करें तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है सोसाइटी को। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे, आप पूछेंगे कि भाई उसमें इमिशंस ज़्यादा होती हैं, पोल्यूशन ज़्यादा निकलेगा, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी, सेफ्टी का एक प्रॉब्लम रहता है। तो गवर्नमेंट ने एक लाइफ फिक्स कर रखी है 15 साल। तो उस 15 साल के बाद में अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो री रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। पर जहाँ पर एक गाड़ी बिल्कुल नज़र आ रहा है, गाड़ी या 2 व्हीलर, कि ये अब सड़क पे चलने लायक नहीं है, ये ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है एनवायरनमेंट को या सेफ्टी हैज़र्ड है, वहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करना ताकि वो नई गाड़ी खरीद लें, उसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई है। उस योजना में बहुत सारी स्टेट्स सेल टैक्स बेनिफिट भी दे रही हैं। एक रिकॉग्नाइज सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी पुरानी गाड़ी या स्कूटर को लेके जाइए, स्क्रैप करें, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको बहुत सारी स्टेट्स रोड टैक्स बेनिफिट देती हैं। उसके अलावा जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, हम भी डिस्काउंट दे रहे हैं। वो वेरी करता है व्हीकल टू व्हीकल, तो सर्टिफिकेट में आपको ये बेनिफिट भी मिलता है। तो आपको 3 चीज़ मिल जाएंगी फ़ायदा। एक तो स्क्रैपेज वैल्यू जो आपको स्क्रैपेज सेंटर देगा, दूसरा कई स्टेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रोड टैक्स दे रही हैं। रोड टैक्स काफ़ी होता है, कई स्टेट्स में 20% भी है और 10% भी है। अगर बहुत महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये लाखों में जाता है, उसका फ़ायदा। तीसरा, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको भी एक अमाउंट दे रहे हैं डिस्काउंट। तो ये 3 चीज़ों को अगर देखें तो जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं या स्कूटर हैं या फिर व्हीकल्स हैं, उनको चाहिए कि वो उनको स्क्रैप करें और इस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत ये 3 बेनिफिट लेके नई गाड़ियों पे माइग्रेट करें। ओके, तो ये स्क्रैप पॉलिसी भी आपने समझा दिया है सर। एक चीज़ और बता दीजिए, इलेक्ट्रिक टोयोटा की तरफ से कुछ मैं सवाल कर सकता हूँ? मुझे पता है कि जवाब आप नहीं देंगे, बट फिर भी मैं तो नहीं, देखिए हमारे जैसे कि आपको मालूम पता है कि पॉलिसी है कि हम फ्यूचर बिजनेस और फ्यूचर प्रोडक्ट कब आ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते, पर मैं आपको बता सर सकता हम हूँ। सोच तो लें कि टाटा टोयोटा इलेक्ट्रिक लाएगी। बिल्कुल, दुनिया भर में है हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो हम ये कहें कि हमारे पास नहीं है,
और सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम ओपन हैं लाने के लिए, depending upon the consumer need. So you will see all us giving all green technology options across the world, and India is no different. सर टोयोटा से अगर कोई कुछ सवाल करना चाहता है, कोई क्वेरी है, तो कहाँ पे रीच आउट करे? आपने बताया था बीच में, मैं चाह रहा हूँ उसका कुछ नंबर दे दिए। देखिए हमारी वेबसाइट है, हमारे पास वहाँ पर किया जाता है, VOC है, वॉइस ऑफ कस्टमर है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो भैया ये थे अपने विक्रम सर, जिन्होंने सब कुछ बता दिया। मतलब अगर आप अपने कान और आंख दोनों खोल के रखा होगा इस वीडियो को देखने के दौरान, तो मुझे पक्का पता है कि आपको किसी से और नहीं पूछना पड़ेगा हाइड्रोजन से गाड़ियां कैसे चलेगी, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से मिलने वाला है, किस तरीके का फ्यूचर होगा, कैसे वो शेप लेगा, और क्या क्या गुंजाइशें हैं अभी अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और चैलेंजेस क्या हैं। रेयर अर्थ मेटल के बारे में भी विस्तार से सर ने समझाया है। मतलब अभी हम उस जगह पे नहीं है जहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएं। हमारी डिपेंडेंसी डीजल पेट्रोल की थी, जो कि कम हुई इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक की डिपेंडेंसी, क्योंकि वो जो बैटरी आती है लिथियम आयन, वो हमें और कहीं पहुंचना पड़ा। बट हम क्या है, एक बड़ी कंट्री है जहां पर संभावनाएं बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर उन संभावनाओं को हल करते हुए कई सारे आविष्कार और कई सारे अनुसंधान ऐसे आ रहे हैं जो बहुत कुछ बदल कर रख देंगे, और ये हमारे इस पॉडकास्ट में क्लियर हो चुका है। एग्री करते हो सर? बिल्कुल क्लियर है ना सर? 100%। और टोयोटा क्या कर रही है, फॉर्च्यूनर पे भी सर ने कुछ जवाब दिया है। हालांकि टोयोटा अपने फ्यूचर वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नहीं बताती, बट फिर भी सर ने कोशिश की है कि हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। आपका जो इंतज़ार है ना, गाड़ी खरीदना चाहते हैं टोयोटा का, आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अगले साल प्लांट आ रहा है, वो भी दूर हो जाएगी दुविधा। उससे पहले ही दूर हो उससे जाएगी, पहले ही दुविधा क्योंकि दूर हो हम जाएगी। तत्परस्त हैं इस इशू पे। हाँ, तो इन सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया है सर ने। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, सर से पूछना चाहते हैं, टोयोटा से कोई आपको शिकायत रह गई थी जो जवाब कोई नहीं दे रहा था आपकी, तो वो भी क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एड्रेस करवाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।